इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बड़ भाइयों ने भाई विनोद मोरवाल की राम राम। भाई और बहनों, नुका आग्रह कि जो टाइम पर जाग जाओ वो बढ़िया, और टाइम पर जो काम बढ़िया करे वो सोने पर सुहागा हुआ है। तो एक उम्मीद करे हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, उन्होंने जो अपने गेहूँ की फसल ले ली, अच्छी तरह लामणी करके जोटा लगा कर गेहूँ को भी सुरक्षित रख लिया, और साथ के साथ और जो अन्य क्रिया है उसमें भी खेत खलियान की ज़रूर उसमें प्रगति चल रही होगी, इसी एक उम्मीद हम ज़रूर करें। तो आज किसान वाणी कार्यक्रम में हम ज़रूर बात करेंगे बहुत सारी, लेकिन जो विषय है पहले वो बता देते हैं। जो आज की जो चर्चा है, आज हम बात करेंगे कंपोस्ट खाद किस तरह बनावा है, और आज की नसीहत की भी बात करेंगे जिसमें कोरोना से बचाव रखते हुए हम सुरक्षित अनाज भंडारण हम किस तरह करें। क्योंकि देखो, फसल तो हमने ले ली, इव हमने खाने जोगे भी रखने, घर में भी हमने जो अनाज का भंडारण करना है, तो उसकी देख रेख हम किस तरह रखें। और बीमारी भी या कसूती चल रही है, तो इस बीमारी में देखते हुए हमने इसके भंडारण पर बात करेंगे। और गेला की गेला आज लोकगीत भी है, चर्चाएँ भी है, काफ़ी कुछ है। लेकिन सबसे पहले जो चर्चा हम करेंगे, कंपोस्ट खाद हम कैसे बनावें। बहनों और भाइयों, देखो जो कंपोस्ट खाद है, तो आजकल के जो टाइम के देखा है तो कंपोस्ट खाद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो कंपोस्ट की जब हम बात करते हैं तो कंपोस्ट एक प्रकार की खाद से जो जैविक पदार्थों के अपघटन और पुनर्चक्रण तक प्राप्त कर जावा है, और यह जैविक खेती का जो मुख्य घटक है। और कंपोस्ट बनाने का दो जो सब सरल तरीका से वो नम जैव पदार्थ, यानी जिस तरह पत्ती होगी, बचा खुसा खाना होगा, तो उसके जो ढेर बनाकर कुछ समय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है ताकि इसका विघटन हो सके और कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं। क्योंकि देखो, आज जो समय की मांग है, क्योंकि इतने फर्टिलाइज़र जिस तरह इस्तेमाल करें हम, हमारी कोशिश ये रहती है कि कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज़्यादा फसल लेवे, लेकिन उसकी जो उर्वरा शक्ति है भूमि की, उसको भूल जाते हैं। और आज वो जो स्वाद है वो तकरीबन कम रह रहा। ना तो पहले एक टाइम ऐसा था जब भाई कोई सी सब्ज़ी भी बना करती तो दूर तक उसकी खुशबू जाया करती, और नूर रहा करता भाई पड़ोसिया के दास्ते यो रंध्रा से। तो साथियों, कोई नहीं, समय का चक्कर है, लेकिन अगर जो हम अब भी उन बातों को माने तो हम वास्तव में भूमि की जो उर्वरा शक्ति उसको भी बचा सके हैं, और कंपोस्ट खाद को हम इस्तेमाल करके हम आगे बहुत बढ़िया उसमें फसल ले सकें। तो कंपोस्ट खाद की जब हम बात करते हैं तो कंपोस्ट खाद यानी कि जो गोबर की सड़ी हुई खाद से उसको पौध देता ही हमने ज़रूरी सभी तत्व के स्रोत है। विशेष तौर पर इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो पूर्ति हो जाती है। यह खाद स्वयं पोषक तत्वों का स्रोत होने के साथ साथ भूमि में भी उपस्थित घुलनशील पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी यह बढ़ोतरी करती है, और कुछ तत्वों को स्थिरीकरण को भी घटाती है, और यह जो हल्की और भारी दोनों प्रकार की माटी में सुधार करती है। जिस तरह वायु संचार की बात करें या फिर जल निकास की बात करें, और जो भूमि कटाव न होने में भी यह सुधार कारक है। तो माटी की जो जल धारण क्षमता है बढ़ाती है और तापमान नियमित करती है। तो कंपोस्ट खाद को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। इसमें 15 से 20%
नमी बनाए रखनी चाहिए। और तैयार कंपोस्ट खाद को खेत में बिखेर कर हमने तुरंत जुताई करके इसमें माटी मिला देनी चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट की जड़े तक बात करें तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट जो साधारण कंपोस्ट और परंपरागत यानी कि जो शुरू तक चलती आ रही है उस खाद का एक महत्वपूर्ण जो विकल्प है। और गोबर की खाद बनाने में जड़ एक और पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता तो वही दूसरी तरफ जो गड्ढे न खोद कर खाद बनाने में भी 6 महीने का जो टाइम लग जाता है इसमें। और कंपोस्ट खाद भी 4 महीने तक पहले नहीं बनती। जबकि जो वर्मी कंपोस्ट की जड़े तक हम बात करें तो यह जो खाद है यह 65 से 70 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है, यानी लगभग 2 महीने के आसपास यह तैयार हो जाती है। और जो गोबर सूखे और हरे पत्ते हैं वो घास फूस धान की पुआल होगी, जिस तरह मक्का हो गया, बाजरा की कड़वी होगी, फसलों के जो अवशेष है या फिर जो डेयरी होगी या कुक्कुट के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसने खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल या तैयार खाद हो ही वर्मी कंपोस्ट के नाम तभी हम इसने जानस है। और वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर जो केंचुआ पालन भी इसने हम कहते हैं। तो केंचुए मृदा की उर्वरा और मृदा की यानी माटी की संरचना और कार्बनिक पदार्थ के जो अपघटन को बढ़ाने में भी यह सहायता करे। और केंचुए के जो मल की बात करें तो इस भूमि में तो 4 से 5 गुना जो नाइट्रोजन है वो 7 गुना सुलभ फास्फोरस, 3 गुना मैग्नीशियम और 11 गुना जो पोटाशियम इसमें बढ़ जाता है। और यह जो माटी है यानी यह मृदा है में लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए यह प्रभावशाली कवच है। और ज़मीन के जो हानिकारक जो जीवाणु हो या फिर फफूंदियों को यह नष्ट करती है। और जैविक कचरे को भी विटामिन, एंजाइम, एंटीबायोटिक, वृद्धि हार्मोन्स और प्रोटीन से भरपूर खाद में यह बदलती हैं। तो साथियों हमने जो जैविक खाद्यों में हमने जो बात करी थी कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट की बात करी, क्योंकि देखिए आज जो समय की मांग है और कंपोस्ट यानी कि जो खाद प्रभावित तब होता है जब इसी परिस्थिति बनाते हैं जब सूक्ष्म जीवों के नाम पर जो माटी में जो छोटे छोटे जीवों के विकास का समर्थन करते हैं, ये जो बैक्टीरिया और कवक है इनको केवल एक सूक्ष्म दशक का प्रयोग करके हम इसमें देख सके हैं। और इन सूक्ष्म जीवों को पौधे और पशु जो अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए ज़रूरी है और वे पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी में उत्पन्न करते हैं। तो कंपोस्ट खाद कैसे काम करता है वो हम आपको बता रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद जो तैयार कंपोस्ट ढेर गर्म हो जाता है और जब उसको खोला जाता है तो भाप भी दिखाई दे सकती है। और कचरे की जो सामग्री के रूप में विघटित होने पर वे इसी पदार्थ में पोषक तत्वों को छोड़ते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधों में हम कर सकें। तो कंपोस्ट खाद की जो प्रक्रिया की हम बात करें तो फसल के जो अवशेष है पशु और घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट गड्ढे में डाल देते हैं और उसको उचित नमी के साथ 4 से 5 महीने तक विघटित होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम देखा कि उपयोग के लिए यह खाद तैयार हो जाती है। तो साथियों कंपोस्ट खाद के लिए ये भी ज़रूरी है कि कंपोस्ट तय हमने उस स्थान को चयन करना चाहिए जड़ा हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो। और मिश्रण या फिर कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही घना सूखा होना चाहिए। और खाद बनाने के लिए जगह का चयन ज़मीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरफ से कर सके। अगर ज़मीन के ऊपर करे तो उस जगह में खरपतवार को साफ करें और माटी की एक कुछ सेंटीमीटर परत बनाए और उसको पानी में गीला करके उसके ऊपर कचरा डालें। इस तरह यदि गड्ढे का प्रयोग करें तो वो भी मिट्टी की परत बनाए और पानी को इसका छिड़काव करें। तो साथियों ये तो बात करना हमने करी कंपोस्ट खाद किस तरह बना हुआ है। और देखिए जो जैविक खादों के उपयोग की जड़े तक बात है, अगर जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही हमारी फसल भी बढ़िया होगी और जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी जान रहेगी और वो ये स्वाद फिर तय रहेगा। क्योंकि देखिए फर्टिलाइज़र जितना हम इस्तेमाल करते हैं
हम देखम देख ज़रूर करते हैं, लेकिन साथियों ये हमारे लिए भी विनाशकारी है और यह प्रकृति के लिए भी विनाशकारी है। तो इससे हमने बचना चाहिए और कम से कम इसमें इस्तेमाल करके हमने जैविक खादों के उपयोग तय हमने अपने फसल को आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों कार्यक्रम है किसान वाणी और बात हमने ज़रूर करी है कि कंपोस्ट खाद किस तरह बनावा, किस तरह इस्तेमाल करें और के लाभ से रहे इसमें, और बात आगे ज़रूर करेंगे आज की नसीहत की। लेकिन इब बहनों और भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं, सुनते हैं या रागनी। सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा खाती छप्पन में हो रहा था अपने दिखे दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते फिर बैठ के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी पर के लाई साल है पानी पर के लाई नू अदा दिखाई पट्टी सपने में बिछाई साले ने मेरी खाट बिछाई कर दिया बहुत निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला परी की नजर पड़ी मैं खाके पड़ा त्योहारा और दूध में मीठा कम लग गया मन दूध में मीठा कम लग गया खान की मारी फाकी सपने में
खातिर आया बुलावन, रोटियां खातिर आया बुलावन, नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी, जड़ में रोटी धर के फिर गाल दिया दी बूरा में, साड़ी ने आगे करके और सहज सहज में लग गया खावन, थोड़ा थोड़ा डर के सहज सहज में लग गया खावन, और ठेकिया पछे झांक रही थी, ठेकिया पछे झांक रही, वानी वानी पुतक चाखी, सपने में ससुराल निकल गया बांध के साफा खाती, और के पूछोगे साड़ी आगे के लकड़ी की करगी हेरा फेरी, ऊट मटीला मेरा करगी, ऊट मटीलावा मेरा करगी, चाल चले हथ फेरी, जूती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी, जूती ठाके न्यो पड़े काटनी, मेरे संग कन पड़े काटनी, खेती खड़ी थी पट्टी, सपने में। तो बहनों भाइयों, यह हमने रागनी सुनी के बुझोगे बात रहने दो गुलाब सिंह और साथियों ने गाई थी, और बात थी ससुराल की, जो ससुराल में जो बात होती है उसके बारे में इसमें बात कर रखी थी, और बात हम अपनी भी कर लेते हैं। चर्चा हमने करी थी ज़रूर कंपोस्ट खाद किस तरह बनावे, और आज की नसीहत की ज़रूर बात करेंगे। कोरोना तक बचाव रखते हुए जो सुरक्षित अनाज भंडारण है वो किस तरह करें, लेकिन पहले उस तक बात कर लेते हैं, आज के मौसम की भी बात कर लेते हैं कि आज का जो अधिकतम मौसम है, अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहा, और आने वाले 24 घंटे यानी कल की और बात कर लेते हैं कि कल मौसम किस तरह होगा। अधिकतम 38 और जो न्यूनतम है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और जड़े तक हवा की बात करें तो 5 तक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। कुल मिलाकर मौसम साफ है। और कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं साथियों। आज है सोमवार और कल है मंगलवार, और मंगलवार न हम कार्यक्रम लेकर आया करें कार्यक्रम फोन इन, और जो भेंटवार्ता जो रहेगी कल का जो विषय रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और स्टूडियो में जो हमारे विशेषज्ञ बैठे आप सीधे उनसे फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। विषय एक बार फिर से बता देते हैं, आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, तो कल कार्यक्रम रहेगा फ़ोन इन। और अब दूसरी चर्चा हम ज़रूर कर लेते हैं, वह आज की नसीहत की है, क्योंकि देखिए जो नसीहत भी ज़रूरी है, और कोरोना से बचाव रखते हुए सुरक्षित अनाज भंडारण की हम बात कर लेते हैं। और यह जो चर्चा यह भी ज़रूरी, क्योंकि साथियों जो हमारे देश में अनाज का जो उचित भंडारण ना होने तय जो कुल पैदावार का लगभग 10 से 12% नुकसान हमने फसल की कटाई से लेकर उसके उपयोग तक, इसको हमने प्रतिवर्ष हमने जो लगभग 2500 करोड़ रुपए का यो जो नुकसान हमने हो जाता है, केवल थोड़ी सी हमारी समझ के कारण, क्योंकि 10 से 12% नुकसान फसल कटाई से लेकर उपयोग तक जो 2500 करोड़ रुपए तक इसमें यो जो हमारा नुकसान हो जाता है। और जो यो नुकसान से यो तकरीबन विभिन्न अवस्थाओं में कीट प्रकोप तय, चूहे तय, पक्षी तय, फफूंद जनित संक्रमण तय, या फिर अन्य जीव जंतु और ज़्यादा नमी द्वारा भी यो आका गैस है। तो जो भंडारित अनाज को सब तय अधिक हानि विभिन्न प्रकार के जो कीट वो
होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। तो भंडारण कीटों में कुछ कीट आंतरिक प्राथमिक तो कुछ बाह्य गौड़ पक्षी भी होते हैं। इसे कीट जो स्वयं दाने को सबसे पहले क्षति पहुंचाते वे प्राथमिक कीट कह जाते हैं। इसमें जिस तरह सुंडाली जो सुरसरी भी कह देते हैं, अनाज का भी जो छोटा छिद्रक और डोरा प्रजाति इसमें प्रमुख है। और गौड़ कीट वे है जो बाहर रहकर भ्रूण या फिर अन्य जो दूसरे भाग है उसने नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें जिस तरह आटे का कीट हो गया, खपरा हो गया, बिट्टल होगी, चावल का पतंगा होगा, इसमें ये प्रमुख है। तो ये कीट दाने को खाकर खोखला कर देने केवल अनाज की पौष्टिकता को प्रभावित करते हैं और न ही इसमें अपितु इसमें बिजाई के अनुरूपयुक्त भी बना देते हैं। तो साथियों, जो अनाज संक्रमण के जो मुख्य कारण हैं ये है अनाज में नमी की जो मात्रा का अधिक होना, अनाज को खुले व नमी युक्त स्थान पर इसमें रखना और अनाज ढोने वाले जो वाहन और रखने वाली जो जगह की सफाई न होना और अनाज का जो उचित भंडारण न होना, यानी जो पुरानी बोरी है वो हम इस्तेमाल करते उस समय संक्रमित हो जाते हैं। और भंडारण के बाद उचित देखभाल न करना, भंडारण कक्ष और भंडारण पात्र को कीट मुक्त रखते हुए समुचित उपाय करना भी यो जरूरी है। तो हमने प्रमुख कारण जरूर बताए और ईब जो अनाज भंडारण तक पहले जो सावधानी है उसकी ज़रूर बात कर लेते हैं। भंडारण तक पहले हमने अनाज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और उसको एक निश्चित स्थान सुनिश्चित करना चाहिए कि जो नमी की जो मात्रा है वह 10% तक कम रहे और जो दांतों के बीच दाना रखकर ये जो दबाने से यदि कड़क की आवाज़ आओ तो दाना टूटते तो हमने नो समझना चाहिए भाई 10% तक कम रहती है, यानी कि एक देसी हिसाब उस तम पता चल जाता कि भी हमारा अनाज ठीक है। अनाज को कभी भी हमने खुले में न रखा किसी कमरे या फिर गोदाम या फिर टंकी में भंडारित करना चाहिए ताकि वर्षा या नमी से हम इसने बचा सकें। इसी तरह जो अनाज ढोने वाले जो वाहन की हमने अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए ताकि उनमें कोई कीट ग्रसित पुराना अनाज ना हो। क्योंकि साथियों देखो, जब हम अनाज लाते हैं खेत में तय या फिर मंडी से लाते हैं तो उसमें हमने वाहन को भी देखना चाहिए भाई उसमें पहले तो उसकी साफ़ सफाई ना हो रही है तो उसकी कर लेनी चाहिए। और अनाज भंडारण के लिए हमने प्रयोग होने वाले जो कमरे, गोदाम या फिर पात्र जिस तरह कुठड़ा इत्यादि को सुराखों और दरारों तक हमने उसको सीमेंट तक बंद करना चाहिए ताकि ये कोई चूहे वगैरह ना हो इसमें। और यदि पुराना अनाज पड़ा तो उसे निकाल कर हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। यदि अनाज की टंकी में पुराना अनाज पड़ा तो उसे निकाल कर टंकी का तेज़ धूप में रखें ताकि इसमें जो भी कीट हो वो मर जाओ। यानी जो पुराना अनाज पहले निकाले और जो नए अनाज को थोड़ा सा उसमें इंतज़ार करें, क्योंकि देखो जो दवाई डालते उसकी जो बदबू भी रहती है तो 4-5 महीने बाद हमने इस्तेमाल करना चाहिए, 2-3 महीने बाद कम से कम। और इसी तरह जो भंडारण के दौरान जो सावधानी की बात करें तो बोरियों में भंडारित अनाज को गोदाम की जो दीवारों तक कुछ दूरी बनाकर ही हमने इसमें रखें और सीधे फर्श पर ना रखकर जो लकड़ी के बने फ्रेम पर रखें जिस तक विशेषतः मानसून के समय अधिक नमी अनाज तक ना पहुँच जाए। और केवल बीज हेतु ही अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए हमने 250 ग्राम मेलाथियन 50% धोड़ा प्रति क्विंटल अनाज की दर हमने मिलाकर भंडारण करना चाहिए। और इसे अनाज को किसी भी अवस्था में खाने के काम में ना लेना चाहिए जो बीज वाले हैं। और दालों का जो भंडारण की इसमें बात करें तो छोटे स्तर पर होता है तो जो कि कमरों में भंडारित होते हैं इन्हें प्राय डोरा कीट के संक्रमण से सुरक्षित रखना चाहिए। और अनाज के ऊपर वो नीचे कोठियों में या भंडारित स्थानों पर मोटी रेत की तय बनाई इसमें। और इसी तरह जो डोरा के प्रकोप तक बचाव के लिए हमने चना व दालों की जो इसमें 7.5 मिलीलीटर सरसों या फिर मूंगफली का तेल या फिर 4 मिलीलीटर सरसों मूंगफली के तेल के साथ 175 ग्राम हल्दी या के प्रति ग्राम दाने की दर से अच्छी तरह मिलाकर लगाए और उपचार के बाद इन्हें किसी प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम या स्टील के डिब्बे में बंद करके रखें। तो ये भंडारण के दौरान हमने सावधानी बताई है। और दरारें ज़रूर रखें और नई बोरियाँ लेवे और उनको सही धूप भी लगावे ताकि उसमें नमी नहीं रहे और कीट वगैरह वो भी इसमें मर जावे। और इसी तरह जो कीट ग्रसित होने पर अनाज के बचाव की बात करें तो भंडारित अनाज पर जो कीट आक्रमण प्राय तभी रहता है जब वातावरण में अधिक नमी हो जो कि प्राय मानसून के समय होती है। इसलिए जुलाई अक्टूबर के महीने तक 15 दिनों के अंतराल तक टाइम पर हमने निरीक्षण कर उचित नियंत्रण हेतु कदम उठाने चाहिए। और अनाज में नमी की मात्रा 10% अधिक हो तो ऐसी स्थिति में किसी एक
प्रदूमनाशक दवा अनाज का हमने इसमें उपचारित इसमें करना चाहिए। तो साथियों यह तो बात करी हमने अनाज की, और इसी तरह जो अब हम बात कर रहे हैं कि जो अनाज जब हम सुरक्षित रखते हैं, हमने टंकी को भी अपने चेक कर लेना चाहिए। अनाज की जो टंकी है भाई उसमें कहीं से दरार तो नहीं है, मतलब कि ज़्यादा उसमें कहीं सुराख हो तो उसको भी अच्छी तरह रखें। और जब टंकी में हम जब अनाज डालते उसको अच्छी तरह सफाई करें। उसमें जिस तरह देसी हिसाब से भाई नीम भी डाल देते हैं या दवाइयाँ जो है वो डाल देते हैं, और उसको अच्छी तरह डालने के बाद जहाँ से हम अनाज निकालते हैं जो सुराख होता है उसमें कपड़ा भी लगाते हैं ताकि वो रिसे नहीं और गिरे नहीं, और चूहे प्रकोप तक हमने बचाना चाहिए। तो अनाज की जो टंकी है उसको धूप भी लगवानी चाहिए। और आगे हम जिस तरह अनाज की सुरक्षित रखेंगे तो साथियों जो 2500 करोड़ रुपए तक सालाना जो नुकसान हो जाता है उसको बचाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। क्योंकि साथियों जितनी जो हम फसल लेते हैं अनाज की उसमें 10 से 12% तो नुकसान हमारे जो सूझबूझ न होने के कारण वो नुकसान हो जाता है। तो सूझबूझ का हमने परिचय देना चाहिए। और आज जो हमने जो बातचीत करी थी कंपोस्ट खाद किस तरह बनाए, एक उम्मीद करें कि साथियों ये कंपोस्ट खाद हम उसका इस्तेमाल कर अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाओगे। और जो आज की नसीहत की बात करें, कोरोना से बचाव रखते हुए हमने सुरक्षित अनाज भंडारण हमने किस तरह रखा है, और कोरोना के दौरान साथियों अपना सैनिटाइज़र मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी हमने ज़रूर इसमें मानना चाहिए। तो साथियों आज दोनों हमने चर्चा करी कंपोस्ट खाद किस तरह बना, और कोरोना से बचाव रखते हुए सुरक्षित अनाज भंडारण हम किस तरह करें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के अंक में इतना ही। सारे बाण भाइयों ने राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।